बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था जो रेशम की खेती करके अपने अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। परिवार में उसकी पत्नी मीरा और एक बेटा मोहन था। समय से थकी हुई एक पुरानी कुटिया खड़ी थी जिसकी दीवारें तो मिट्टी की थीं, पर उनमें साहस की कहानियां दरारों की शक्ल में झांकती थीं। बरसात में इसकी छत से पानी टपकता और फर्श पर कीचड़ का दलदल बन जाता। यही था राजेश का घर, एक साधारण बुनकर जिसकी आंखों में एक अनबुझी उम्मीद की चमक थी और दिल में संघर्ष की एक अटूट लौ। राजेश चुपचाप अपनी टूटी खाट से उठा, आंखों को मलते हुए बाहर निकला। बाहर उसकी छोटी सी जमीन थी जहां कभी रेशम के कीड़ों के लिए शहतूत के पेड़ लगे थे, पर अब वह वीरान बंजर जमीन में बदल चुकी थी। न कोई हरियाली, न जीवन की हल्की सी भी झलक, बस सूखी दरारें, मुरझाए पौधे और धूल उड़ाती बेदर्द हवाएं। हे भगवान, किस पाप का दंड दे रहे हो? इतनी मेहनत की फिर भी जमीन बंजर पड़ी है। मेरे मोहन के लिए तो एक धागा भी नहीं बचा जिससे वह कपड़े बुन सके। पास ही चूल्हे पर मीरा, राजेश की पत्नी, बैठी थी। उसके हाथ चूल्हे में लकड़ियां डालते हुए कांप रहे थे। आंच से ज्यादा तो उसकी आंखों में नमी और जलन थी, जो अपने पति के दुख से बोली, जी तुम चिंता मत करो, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता, पर मेहनत करने वालों का साथ खुद भगवान भी देते हैं। मीरा, अगर भाग्य में केवल दुख ही लिखा है तो मेहनत किस लिए? राजेश का 7 वर्षीय बेटा मोहन घर के बाहर मिट्टी से खेल रहा था। उसकी नन्ही हथेलियों में भले ही धूल सजी थी, पर चेहरा खिलखिलाता था। वो बेफिक्री से हवा में काल्पनिक पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहा था। पिताजी देखो, एक दिन हम भी अपनी जमीन पर बड़ा कारखाना बनाएंगे। बहुत सारा रेशम, बहुत सारे रंग होंगे। हाँ बेटा, जरूर बनाएंगे। काश भगवान तेरी मासूम उम्मीदों को पूरा कर पाए। घर के भीतर और बाहर दोनों ओर अभाव का बोलबाला था। चूल्हे की रोटी हर दिन छोटी होती जा रही थी, पानी का घड़ा सूखता जा रहा था और राजेश का धैर्य भी रोज थोड़ा थोड़ा झुलस रहा था। शाम के समय जब राजेश जमीन से वापस लौटा, उसके कंधे झुके हुए थे और चेहरा थकावट से भरा था। उसने औजार आंगन के कोने में रखे और खाट पर बैठ गया। मीरा, अब तो लगता है किस्मत भी हमसे रूठ गई है। नहीं जी, भगवान परीक्षा लेते हैं, शायद हमारा भाग्य बदलने ही वाला हो। क्या सच में हमारा किस्मत बदलने वाला है? हाँ जी, मुझे लग रहा है। रात भर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। ठंडी हवाएं कुटिया की झिर्रियों से सरसराती रहीं, मानो भाग्य भी उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। उसने अगले दिन फिर औजार उठाए, फिर अपनी सूखी जमीन पर अपने मजबूत कदम रखे। उसके विश्वास की डोर अब भी हाथ से छूटी नहीं थी। दोपहर की चिलचिलाती धूप जमीन पर आग बरसा रही थी, हवाओं में धूल उड़ रही थी और तपती मिट्टी पर राजेश के नंगे पैर फफोले छोड़ रहे थे। वह दिन भर जमीन में मेहनत करके थका हारा अपनी कुटिया की ओर लौट रहा था कि तभी दूर से धूल के बादल उठते दिखाई दिए। धूल के गुबार के बीच से महाजन श्यामलाल आ रहे थे। पीछे 2 गुर्गे लाठी थामे खड़े थे। राजेश घबराया। वह जानता था कि महाजन का आना कभी अच्छे संकेत नहीं देता था। ओ राजेश, कहाँ भाग रहा है? आज तेरा हिसाब किताब करने आया हूँ। महाजन जी, थोड़ा मोहलत और दे दीजिए। अब की बार रेशम की उपज अच्छी होने की आस है। जैसे ही कपड़ा बिकेगा, कर्ज चुका दूंगा। रेशम, तेरी जमीन में तो कीड़े भी पैदा होने से डरते हैं। राजेश, किस उम्मीद पे जी रहा है तू? महाजन जी, मेहनत कर रहा हूँ, भगवान पर भरोसा है। भगवान? अरे, गरीबों का भगवान भी अमीरों की जेब से निकलता है। सुन, अगर 3 दिन के भीतर कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी यह कुटिया, यह जमीन और यह मुट्ठी भर संपत्ति भी नीलाम कर दूंगा, समझा? महाजन ने इशारे से अपने गुर्गों को बुलाया। एक गुर्गा कुटिया के बाहर खड़ा हो गया, दूसरा जमीन के किनारे। अब हर दिन मेरा आदमी तेरे घर के बाहर खड़ा रहेगा, हर सांस पर, हर धागे पर। मेरा हक है राजेश, सोच ले, या पैसा या जमीन। महाजन जी,
इतनी बेरुखी। दुनिया बेरहम है राजेश। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो ताकतवर है। तेरे जैसे कमजोरों का कोई भाग्य नहीं होता। इतना बोल के महाजन श्यामलाल चले जाते हैं और राजेश की टूटी आंखों में एक बार फिर जहर घोल गया। लेकिन राजेश वहीं ठिठक गया, अपनी जगह पर जड़ हो गया, जैसे जमीन ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो। अजी, क्या हुआ? क्या कहा महाजन ने? उसने बोला है 3 दिन का वक्त है, वरना सब छीन ले जाएगा। पिताजी, हम अपना घर खो देंगे क्या? नहीं बेटा, तेरे सिर से छत नहीं हटने दूंगा। तेरे सपनों के लिए मैं लड़ूंगा। उस रात राजेश सो नहीं सका। छत से टपकती बूंदें, कड़ाके की हवाएं और दिल में उमड़ता तूफान, सब कुछ एक ही सवाल पूछ रहा था, क्या भाग्य वाकई लिखा जा चुका है? लेकिन कहीं भीतर एक अनसुनी आवाज गूंज रही थी। रात भर नमी भरी हवाएं जमीन के ऊपर से गुजरती रहीं। मिट्टी की गंध में आज कुछ नया था, मानो धरती भी किसी अनदेखे वादे को पूरा करने की तैयारी कर रही थी। सुबह हुई। हल्की धूप के साथ जब राजेश अपनी जमीन पर पहुंचा तो उसकी आंखों को यकीन नहीं हुआ। यह कैसे हो सकता है? जहां कल तक सूखी दरारें थीं, आज वहां नन्हे पौधे फूट पड़े थे। हर बीज ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। धरती की कोख से हरियाली झांक रही थी। सारा खेत हरे रंग की चादर ओढ़े मुस्कुरा रहा था। मीरा, कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या हुआ जी, इतने चिल्ला रहे हो? जब मीरा खेत में छोटे पेड़ देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और बोलती है, अजी, देखिए, धरती माँ ने हमें दुआएं लौटा दी। राजेश ने मिट्टी की गोदी में सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर आज ये आंसू दुख के नहीं, कृतज्ञता के थे। वह अपने दोनों हाथों से मिट्टी उठाकर माथे से लगा बैठा। आज उसे लगा जैसे भगवान ने खुद उसे आशीर्वाद दिया हो। पिताजी, हमारी जमीन में तो जादू हो गया। दिन बीतते गए। जमीन पर पौधे लहलहाने लगे। शहतूत के पेड़ हरे भरे हो गए। रेशम के कीड़े पलने लगे और धागों की भीनी महक। अब जमीन सिर उठाकर हवा से बातें कर रही थी। हर सुबह राजेश जमीन में घूमता, पौधों से बातें करता, जैसे उनका धन्यवाद कर रहा हो। वृंदावन गांव के लोग भी चकित थे। जहां पिछले साल कोई उम्मीद नहीं थी, वहां अब सोने सा रेशम लहरा रहा था। अरे भाई, राजेश की जमीन में तो चमत्कार हो गया। सुना है किसी साधु ने उसे बीज दिए थे। सच हो या जादू, मेहनत तो उसकी थी। महाजन श्यामलाल को भी इस खबर की भनक लगी। उसकी आंखों में जलन तड़क उठी। जो राजेश कल तक उसके पैसों के लिए गिड़गिड़ाता था, आज उसका रेशम आसमान छू रहा था। महाजन के मन में ईर्ष्या का दानव कुलबुलाने लगा। यह नहीं हो सकता। एक गरीब बुनकर भाग्य से नहीं, छल से ऊपर आया है। राजेश ने रेशम की कटाई की। पहली बार उसके हाथों में रेशम का वजन उसके सपनों का वजन बनकर झूल रहा था। चंद्रपुर के बाजार में जाकर जब उसने रेशम बेचा तो पैसों की थैली उसकी मुट्ठी में थी। देखो, अब न तो मोहन भूखा सोएगा, न तुम चूल्हे के आगे आंसू बहाओगी। भगवान ने हमारी सुन ली। अजी, भगवान ने हमारी सुन ली। आपने हार नहीं मानी, इसी का फल मिला है आपको। अब मैं स्कूल जाऊंगा, है ना माँ? हाँ बेटा, अब तुझे ना किताबों की कमी होगी ना सपनों की। राजेश ने सबसे पहले महाजन श्यामलाल का कर्ज चुकाया। महाजन के सामने उसने पूरे पैसे गिनकर रखे। हर सिक्का उस अपमान का जवाब था जो उसे झेलना पड़ा था। महाजन जी, अब मैं आपका कर्जदार नहीं। अब मेरा सिर ऊंचा है। मेरे बेटे की आंखों में सपना है। देखो मीरा, इस बार भी हमारे खेत में फसल अच्छी हुई है। इस बार अच्छा मुनाफा। महाजन की आंखों में अब अंधकार था। उसने पुरानी किताबों के पन्ने पलटे और उसमें एक गहरी रहस्यमय विधि का उल्लेख पाया। एक ऐसा तरीका जिससे वह अपने विरोधियों को पूरी तरह से मिटा सकता था। उसने फैसला किया कि इस बार वह राजेश की फसल बर्बाद कर देगा। ऐसे ही दिन बीते गया। राजेश ने फिर से अपने खेत में मेहनत करना चालू कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजेश के खेत में फिर से रेशम के पेड़ लहराने लगे।
पूरे गांव में बात फैल गई और महाजन श्यामलाल को भी पता चला तो उसने बोला। इस बार राजेश को मजा चखाना पड़ेगा। उधर राजेश बहुत खुश था और अपनी पत्नी से बोलता है। देखो मीरा, इस बार भी हमारे खेत में फसल अच्छी हुई है। इस बार अच्छा मुनाफा मिलेगा। हाँ जी, अब सारी गरीबी दूर हो जाएगी और मोहन को भी स्कूल भेज पाएंगे। हाँ, सही बोल रही हो तुम। उधर श्यामलाल अपने मजदूरों को कहता है, अरे सुनो, तुम दोनों रात के समय जाना और राजेश की फसल को बर्बाद कर देना। तब पता चलेगा कि मेरे से पंगा लेना क्या होता है। फिर कुछ समय के रात हो जाती है। श्यामलाल ने अपने मजदूरों को भेज देते हैं। फिर दोनों राजेश के खेत को पूरी तरह से बर्बाद करके आ जाते हैं। जब राजेश सुबह सुबह अपने खेत घूमने गया तो उसने अपने खेत को देखा तो पूरी तरह से चौंक गया। हे भाग्यवान, ये कैसे हो गया? ये किसने मेरी फसल बर्बाद कर दिया? राजेश ने अपने बर्बाद फसल को देखकर रोने लगा। राजेश की आवाज सुनकर मीरा भागती हुई आती है और बोलती है, अज्जी क्या ऐसे क्यों रो रहे हो? बोलते ही उसकी नजर बर्बाद फसल पे पड़ती है तो उसकी होश उड़ जाती है। देखो मीरा, हमारे फसल किसी ने बर्बाद कर दिया। हाँ जी, ये कैसे हो गया और किसने किया? पता नहीं ये कैसे हो गया। कल तक तो सब कुछ सही था। जब आज सुबह आया तो देखा कि फसल पूरी तरह से बर्बाद था। अब हम क्या करेंगे? उधर श्यामलाल बहुत खुश था और इधर राजेश मायूस होकर बैठ गया। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी आप इतने परेशान मत होइए। तो क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे परेशान रहने से कुछ नहीं होगा, हमें फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत ही हमारी ताकत है। आप जिस जमीन में काम करोगे उसमें सोने जैसा फसल उगेगा। राजेश ने फिर काम करना चालू कर दिया। उसने रात दिन काम करके अपने खेत को फिर से उपजाऊ बनाए। इस बार राजेश ने मक्की की खेती की। ऐसे दिन बीते गए, राजेश की फसल फिर से लहराने लगे थे। देखो मीरा, इस बार भी अच्छी फसल हुई है। तुम सही बोल रही थी। मेहनत करने से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ जी, अगर किसी भी काम को सच्चे मन से और मेहनत से करोगे तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हाँ मीरा। राजेश के परिवार बहुत खुश था, परंतु पूरे गांव में फिर से बात फैल गई और श्यामलाल को भी पता चल गया। यह कैसे हो सकता है? वह बुनकर फिर से जीत कैसे सकता है? महाजन श्यामलाल की आंखों में ईर्ष्या का रंग गहरा हो गया था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि राजेश की मेहनत और विश्वास को किसी जादू या शक्ति से नहीं रोका जा सकता। वह अपनी ही साजिशों में फंस गया। उसके लालच और अहंकार ने उसे अपने ही फंदे में फंसा लिया था। कुछ दिनों बाद वृंदावन गांव में एक बड़ा उत्सव हुआ। राजेश ने अपनी पैदावार का एक बड़ा हिस्सा गांव वालों में बांट दिया। वह जानता था कि सच्ची खुशियां दूसरों के साथ बांटने में ही है। वृंदावन गांव में राजेश का नाम फिर से सम्मान से लिया जाने लगा। हर कोई उसकी मेहनत और संघर्ष का कायल था। महाजन श्यामलाल की हार ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वह अपनी हवेली में अकेला पड़ा था क्योंकि उसकी हर चाल उल्टी पड़ चुकी थी। उसे समझ में आ गया था कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह मेहनत और ईमानदारी होती है।